हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो? ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीवाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। 11th क्लास का टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जीवाणु के प्रकार बताए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको जीवाणु कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है ये समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, आज हम जीवाणु बैक्टीरिया की संरचना की बात करें। ठीक है, जीवाणु की संरचना। जीवाणु एक कोशिका होता है और जिस कोशिका से जीवाणु बना होता है वह कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। मीन्स जीवाणु की कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। क्लियर? लेकिन मैं इसकी संरचना को बाहर से भीतर की ओर लेकर चलते हैं। ठीक है, ध्यान दें, ये एक जीवाणु कोशिका है। प्रत्येक जीवाणु के बाहर कोशिका भित्ति होती है। ये सेल वॉल है, ये कोशिका भित्ति है। इसको कहेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। लेकिन इसके बाहर भी एक परत पाई जाती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसके बाहर भी एक परत पाई जाती है जो पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। पॉलीसैकेराइड्स, ये पॉलीसैकेराइड से मिलकर एक अन्य परत पाई जाती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स ये ग्लाइकोकैलिक्स होती है। ठीक, जो पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। ये श्यान या विस्कस प्रकृति होती है, श्यान प्रकृति होती है। श्यान, ढीली ढाली लचीली चिपचिपी सी एक चिपचिपी परत होती है, इसलिए इसको ग्लाइकोकैलिक्स लेयर कहते हैं। अब इसके दो रूप होते हैं। अगर ये ढीली ढाली चिपचिपी है, इसके दो रूप हैं। स्लाइम लेयर या अवपंक परत। ये जब ये जीवाणु की सबसे बाहर की परत चिपचिपी ढीली ढाली हो तब तो इसको स्लाइम लेयर अवपंक परत कहेंगे। लेकिन यही ग्लाइकोकैलिक्स की जो परत है वो अत्यधिक टाइट हो जाए, सख्त हो जाए, सूखी हो जाए तो इसको संपुटिका कहते हैं। संपुटिका या कैप्सूल। ठीक है, ये संपुटिका या कैप्सूल होती है जो अत्यधिक टाइट होती है। इसमें ये कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, गोंद आदि से मिलकर बनी होती है। अब बात ये आती है कि ये काम क्या करती है। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है, सबसे बाहर की परत जो होती है वो क्या काम करती है? तो इसके यदि काम की बात की जाए तो ध्यान दें, सबसे पहले ये क्योंकि जीवाणु है, परजीवी हो सकता है, जिस परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है
उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली से ये परत जीवाणु की सुरक्षा करती है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों से ये जीवाणु को बचाने का कार्य करती है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है इसके वजह से। इसके अलावा ये परत जो है ग्लाइकोकैलिक्स परत जीवाणु को व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेताणुओं से बचाती है। इसके अलावा इसकी सहायता से ये कॉलोनी बनाने में भी हेल्प करती है। क्या बनाती है? कॉलोनी बनाने में भी इससे हेल्प होती है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स के काम हुए। पहले बात, इसकी उच्च प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये परपोषिक कोशिका की प्रतिरक्षा प्रणाली से जीवाणु की सुरक्षा करती है, WBC से बचाती है। ये इसके काम हुए। दूसरा इसकी कोशिका भित्ति है सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल जो है म्यूकोपेप्टाइड बनी होती है। किसमें होती है? बाई म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर होती है कोशिका भित्ति, जो वास्तव में रासायनिक दृष्टि से म्यूमेरिक अम्ल और डाई एमिनो प्यूमेलिक अम्ल से मिलकर होती है। किससे? म्यूमेरिक अम्ल और डाई अमीनो प्यूमेलिक अम्ल से मिलकर ये म्यूकोपेप्टाइड बनती है। क्लियर? कोशिका भित्ति जो होती है, ध्यान से सुनना, कोशिका भित्ति जीवाणु का बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन बनाती है। बाह्य कंकाल बनाती है जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु का बाह्य कंकाल बनाती है। वैसे कोशिका भित्ति होती है, जिसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो उस कोशिका का बाह्य कंकाल बनाती है, उसकी सुरक्षा करती है। बात कोशिका झिल्ली की करें। किसकी करें? कोशिका झिल्ली की। तो ध्यान देना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है। जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है वो ये इस प्रकार से होती है, लेकिन ये जगह जगह अंतर्वलित होकर इस प्रकार से पुटिका रूपी रचना बनाती है। ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ध्यान दो, सेल मेम्ब्रेन है ये, जो सामान्य सेल मेम्ब्रेन के समान लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लेकिन जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली है वो अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर पुटिका रूपी रचना बनती है। पुटिका रूपी, इन पुटिका रूपी रचना को मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम्स, ध्यान दो। और इस मीसोसोम के अंदर, इस मीसोसोम के अंदर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट मतलब है, ध्यान देना। मीसोसोम, ध्यान से सुनना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपने 9वीं 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा होगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध एक कोशिकांग होता है, जो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवाणु कोशिका तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें झिल्ली से परिबद्ध कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि ये कोशिका है। अब कोशिका है तो जीवित रहने के लिए इसमें भी उपापचय क्रियाएं होंगी। उपापचय क्रियाएं होंगी तो इसको भी ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा उत्पन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया नहीं जाता है। तो प्रश्न यही बनता है कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु कोशिका में का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो उसका कार्य कौन करता है? ये मीसोसोम करता है, जिनमें श्वसन एंजाइम बनता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका अथवा जीवाणु कोशिका का पावर हाउस मीसोसोम होता है। ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, तो हमने सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा, उसके बाद सेल वॉल पढ़ी, और तीसरा नंबर आ गया कोशिका झिल्ली का। ये 3 आवरण होते हैं, और इसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भरा होता है।
जिसके अंदर कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। हाँ, इसके अंदर केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है जो उसके केंद्रीय भाग में बिखरा रहता है, पड़ा रहता है। ये एक ही होता है दागिनुमा, केवल एक ही गुणसूत्र होता है मोस्टली, और जो केंद्र में पड़ा रहता है। लेकिन ये ही इसका आनुवंशिक पदार्थ है, यही इसका जेनेटिक मटेरियल है जो इसके सेंट्रल वाले पार्ट में है। लेकिन ये इसका आनुवंशिक पदार्थ को केंद्रक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध नहीं होता, नग्न होता है। आनुवंशिक पदार्थ और साइटोप्लाज्म में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि सामान्यतया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव और आनुवंशिक पदार्थ के बीच में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। ऐसे नग्न आनुवंशिक पदार्थ को, ध्यान दो, केंद्रक झिल्ली रहित नग्न आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लियोइड या जीनोफर कहते हैं। इसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या जीनोफर, जीनोफर, ठीक है। केंद्र काव्य भी कहते हैं इसको, ये होगा। इसके अलावा इसके साइटोप्लाज्म में केंद्र के अलावा परिधीय भाग में कुछ वर्तुल, द्विसूत्री, द्विसूत्री वर्तुल, ये द्विसूत्री है और वर्तुल है, इस प्रकार की डीएनए भी पाया जाता है। द्विसूत्री वर्तुल डीएनए पाया जाता है, जिसको कहा जाता है प्लाज्म। क्या कहा जाता है? प्लाज्म। ये प्लाज्म, ये शब्द लेडरबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? लेडरबर्ग, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए या कोशिका द्रव्यी डीएनए भी कहते हैं। ये तो आनुवंशिक डीएनए हो गया, ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए जिसको प्लाज्मिक कहते हैं। ये द्विसूत्री होता है, वर्तुल होता है वृत्ताकार। लेकिन कभी कभी इस आनुवंशिक पदार्थ के साथ भी, आनुवंशिक पदार्थ के साथ भी जो है द्विसूत्री वर्तुल डीएनए पाया जाता है, प्लाज्मिड जैसा। ऐसा प्लाज्मिड जो आनुवंशिक पदार्थ के साथ अटैच होता है वह कहलाता है एपिसोम। क्या कहलाएगा ये? एपिसोम। प्लाज्मिड और एपिसोम दोनों सेम है, द्विसूत्री है डीएनए, द्विसूत्री वर्तुल डीएनए होते हैं दोनों। लेकिन प्लाज्मिड सेपरेट होता है, अलग होता है, आनुवंशिक पदार्थ से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, जबकि एपिसोम जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ा होता है। इस कोशिका द्रव में मोस्टली कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक नग्न कोशिकांग पाया जाता है, ये जगह जगह बिखरा हुआ कोशिकांग पाया जाता है। ये कोशिकांग है जो इसमें पाया जाता है, और वो कोशिकांग है इसका 70S राइबोसोम। राइबोसोम 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है जो एकमात्र कोशिकांग है इसका, और वो भी नग्न कोशिकांग है। ठीक है, इसके जीव द्रव में आनुवंशिक पदार्थ है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसमें डीएनए तो होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्लाज्मिड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ये प्लाज्मिड जो होता है ये इसको, जीवाणु को बैक्टीरियोफेज से बचाने का काम करता है। क्लियर? 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाता है। इसके अलावा इसके कोशिका द्रव में पानी पाया था, लगभग 70% पानी होता है। प्रोटीन्स 21% पाई जाती है, डीएनए 3.6% होता है। ध्यान दो, मैं लिख देता हूं, ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में पानी लगभग 70% होता है। प्रोटीन लगभग जो है इसमें 21% होती है। डीएनए
3.6%, 3.5% के लगभग इसमें होता है। RNA होता है 0.9% RNA होता है, और लिपिड होता है 3%, होता है। और इसके अंदर जो है पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो लगभग 1.5% होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स लगभग इसके अंदर 1.5% होता है। तो ये जीवाणु के साइटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन है। ठीक है, इस तो ध्यान दो, सबसे पहले बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की परत पाई जाती है, जो या तो स्लाइम लेयर होगी या संपुटिका होगी। अगर ढीली ढाली चिपचिपी है तो स्लाइम लेयर कहलाएगी अपंग परत, और यदि ठोस हो जाती है, कड़क हो जाती है, टाइट हो जाती है तो ये संपुटिका कहलाएगी। उसके नीचे म्यूकोपेप्टाइड से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कोशिका का बाह्य कंकाल कहलाती है। उसके नीचे कोशिका झिल्ली होती है, जो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, किंतु इसकी कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर संपुटिका बनाती है, जिनको मीसोसोम कहते हैं, जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के पावर हाउस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करते हैं। बीच में कोशिका के केंद्र में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाता है, जो केंद्र झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है। ऐसे नग्न आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लियोइड या जीनोफर कहा जाता है। इसके केंद्रीय डीएनए जो होता है वही आनुवांशिक डीएनए है। इसके अलावा इसके परिधीय भाग में द्विसूत्री वर्तुल डीएनए भी पाते हैं, जिनको प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड शब्द लेडर वर्ग ने दिया था, लेकिन प्लाज्मिड जैसा ही एक डीएनए इस जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच होता है तो उसको एपिसोम कहा जाता है। यहां तक की बात हुई। अब इन जीवाणुओं में गति करने के लिए, गमन करने के लिए कुछ जीवाणुओं में फ्लैजिला पाई जाती है, लंबी, ये लंबी फ्लैजिला पाई जाती है। कसाभिकाएं होती हैं, इनको कसाभिकाएं कहते हैं, जो आकार में बड़ी होती है, कसाभिकाएं या फ्लैजिला, ये गमन अंग होते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणुओं में इनसे छोटे छोटे जो है रोम जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जो चारों तरफ हो सकती हैं, इस प्रकार से चारों तरफ होती है। इनको सेक्स पिली क्या कहते हैं? सेक्स पिली या फिमरी कहते हैं। इनकी सहायता से दो जीवाणु आपस में चिपक सकते हैं। इनकी सहायता से जीवाणु किसी सतह से चिपक सकता है। इनमें एंटीजन की विशेषता पाई जाती है, एंटीजन गुण पाया जाता है जीवाणुओं में। ये संरचनाएं ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में ही पाई जाती है। जो फिमरी होती हैं, सेक्स पिली होती है, केवल ग्राम नेगेटिव जीवाणु पाई जाती हैं। इनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिनमें पाया जाता है, और इनकी सहायता से जीवाणु आपस में या किसी सतह से चिपक सकते हैं। जबकि कसाभिकाएं जो होती हैं वो इसके चलन अंग हैं। सभी जीवों में जीवाणु पाए जाए जरूरी नहीं है। मैंने बताया था कल गोलाकार जीवाणु, उनमें गमनांग नहीं पाए जाते, लेकिन किसमें पाए जाते हैं? ये गमन अंग है, लेकिन ये गमन अंग नहीं है। फिमरी और सेक्स पिली लैंगिक रोम, लिंगी रोम और फिमरी जो होते हैं वो गमन अंग नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जीवाणु होते हैं पानी में पाए जाने वाले जीवाणु, जल में पाए जाने वाले जीवाणु, उनमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? रिक्तिकाएं, जल रिक्तिकाएं, जिनकी सहायता से ये जीवाणु तैरते हैं। पानी में पाए जाने वाले जीवाणु के अंदर वैक्यूल्स पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से जीवाणु तैरते हैं। ओके, इनके आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। तो ये जीवाणु की मैंने संरचना बताई। ये कसाभिकाएं, ये सेक्स पिली या फिमरी है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मीसोसोम, जेनेटिक मटेरियल, एपिसोम, प्लाज्मिड, ये 70 इस प्रकार का राइबोसोम और रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं जो होती हैं केवल जलीय जीवाणुओं में पाई जाती हैं। ठीक, और ये इसके साइटोप्लाज्म का कॉम्पोजिशन। इस प्रकार एक जीवाणु की संरचना मैंने आज आपको बताई। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के विषय में और माइकोप्लाज्मा के विषय में। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।